वफाकी काबीना में फिर तब्दीलियों की गूंज। इमरान खान के इंतहाई करीबी नौजवान वफाकी वजीर का महकमा तब्दील होने का इम्कान। मुशीर सनत और तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद आउट, हुमायूं अख्तर इन हो सकते हैं। नून लीग के ओहदे ही नहीं बदले, पार्टी पॉलिसी भी बदलती नजर आ रही है। शाहिद खाकान अब्बासी का नए इंतखाबात का मुतालबा बता रहा है। पार्टी शहबाज शरीफ के बजाय वापस नवाज शरीफ के बयानी पर आ रही है। और एहसास रमज़ान के नाम से जियो की खुसूसी नशरियात यकम रमज़ान से शुरू हो रही हैं। एहसास रमज़ान की मेज़बान राबिया अनम है आज जियो पाकिस्तान की मेहमान। तो हर पल को खूबत से गुजारे, अखलास है ईसार है, एहसास है रमजान, एहसास है, एहसास है, एहसास है रमजान। I have no what Abdullah is finding funny. नहीं, आपने एहसास रमजान का पूरा OST जो साउंड ट्रैक है ना, वो अगर आपने सुना हो तो उसमें आपको हुमा भी कहीं नजर आती हैं। नहीं हूँ मैं भाई, मैं इंसिस्ट कर रही हूँ कि मैं उसमें अच्छा, आई हूँ। आप ना ढूंढ के अपने प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे ढूंढ के जरा हुमा के शॉट्स निकालें तो फिर हम उस पर जरा तफसील से बात करेंगे। ये जब सब रिकॉर्ड हो रहा था तो जो जो अवेलेबल था नेचुरली वो आता जा रहा था, और ये सब हुआ था लास्ट वीकेंड व्हेन आई वाज इन इस्लामाबाद। हाँ, लेकिन इट वाज क्वाइट फन, और वो ऑलरेडी हमें तो कुछ दिन पहले से रमजान की फेस्टिविटी जो है ना वो महसूस होना शुरू हो गई है। लेकिन मूविंग ऑन और लेट अस बिगिन विद आवर टॉप स्टोरीज, क्योंकि माशाल्लाह आज हमारे पास खबरें भी बहुत हैं, गेस्ट्स भी बहुत हैं, और रमजान की एक एक्साइटमेंट तो चल ही रही है, तो लिहाजा वो भी हम बीच में करते रहेंगे बात। आपको जल्दी से बताएं कि असद उमर चले गए, लेकिन मामला जो है वो यहीं तक नहीं रुकने वाला। वजीर आजम ने साफ कहा था कि तब्दीलियां आइंदा भी होती रहेंगी। जरा सुन ले एक दफा फिर। अभी भी मैंने अपनी टीम के अंदर बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया और थोड़ी एक आध तब्दीली की है। मैं आगे भी करूंगा। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदा मंद हो। कोई भी हमारा खिलाड़ी अगर सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, हमें तैयार होना चाहिए या उसका बैटिंग ऑर्डर बदलें या उसको चेंज करके एक नया खिलाड़ी लेके आए। वफाकी काबीना में जल्द मजीद तब्दीलियां मुतवक्के हैं, और तो और कई ऐसे वज़रा को भी इधर उधर करने की इत्तलात हैं जिन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान का इंतहाई काबिल एतमाद और ब्लू आइड समझा जाता है। ज़राए बताते हैं कि इन्हें जल्द कोई और कलमदान दिया जा सकता है। इसकी अहम वजह यह बताई जा रही है कि पाकिस्तान का इंतहाई अहम दोस्त मुल्क वफाकी वज़ीर के रवैये और बयानात से खुश नहीं। ख़ास तौर पर सीपेक के मामले में मुतल्लिका वज़ीर के ख़यालात और बयानात से दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान के इंतहाई ताकतवर हलकों से इजहार नाराज़ी भी किया है। इसके अलावा इतलात मिल रही हैं कि हुकूमत इक़्तिसादी टीम की परफॉर्मेंस से बिल्कुल मुतमईन नहीं। कई टेक्नोक्रेट्स की भी छुट्टी होने वाली है। मुशीर सनत और तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की जगह अब हुमायूं अख्तर खान को लाए जाने की खबरें हैं, और ये वही अब्दुल रज़ाक दाऊद हैं जिनकी कंपनी ने मोहम्मद डैम का ठेका ले रखा है, और इस पर भी हुकूमत को अपोजिशन की खासी तनकीद का सामना भी रहा है। और इसके अलावा एक और मुशीर को भी जल्द घर भेजने की इतलात गर्दिश कर रही हैं। ये तो वो सारी मुतवक्के तब्दीलियां हैं जिनके बारे में हमने आज आपको बता दिया है। अब बाद में तब्दीलियां हो जाएंगी तो आप ये ना कहिएगा कि हमने आपको पहले से इन्फॉर्म नहीं किया। वी आर ऑलरेडी कीपिंग यू अपडेटेड ऑन व्हाट कैन हैपन। लेकिन तब्दीलियां बहुत सी जगहों पे हो रही हैं, सिर्फ हुकूमत की सतह पे ही नहीं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून में तंजीमी सतह पर ही तब्दीलियां नहीं आई। लगता है मुस्लिम लीग नून का अंदाज सियासत भी तेजी से बदल रहा है, और ये हम क्यों कह रहे हैं ये भी हम आपको बता दें। नए ओहदेदार शहबाज शरीफ की मफामती सियासत से खुद को अलग करते नजर आ रहे हैं, और वो साफ और सीधी बात कर रहे हैं। लहजों में भी जारहाना अंदाज दिखाई दे रहा है, और हाल ही में बनाए गए नायब सदर और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी इस मामले में शायद सबसे आगे हैं। और 2 दिन पहले उन्होंने नारोवाल में जलसे से खिताब करते हुए NRO लेने और देने की बातों की सख्ती से तरदीद भी की। NRO लेने और देने वालों पर उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कुछ यूं कहा। हकीकत क्या है
उसके वजीर हैं वो झूठ बोलता है। आज पाकिस्तान के अवाम परेशान है कि सच क्या है और झूठ है क्या है। NRO जो से मांग रहा है उस पर भी लानत और NRO देने वाले पर भी लानत। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्क में शफाफ और साफ नए इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए मुस्लिम लीग नून के नायब सदर ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मौजूदा हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। उनका कहना था कि इस मुल्क को एक शफाफ इलेक्शन दे दो, सारे मसले हल हो जाएंगे। जितने दिन गुजरेंगे इतना मामला मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि ये तो फेल हो चुके ना, ये तो स्टैब्लिश हो गया। आप इलेक्शन कराएं, इलेक्शन एक और डायनामिक्स होती है उसकी, इकॉनमी के लिए भी कॉन्फिडेंस बहाल होता है। इलेक्शन करवाएं, जो जीतता है। और मैं हाथ जोड़ूंगा सबसे, इस मुल्क को एक फ्री और फेयर इलेक्शन दे दें। पाकिस्तान के अवाम पर एतमाद कर लें, उनको फैसला करने दें। तो जो वो फैसला करेंगे, जो हुकूमत आएगी उसके पास ये मैंडेट भी होगा, उसमें ये जज्बा भी होगा, उसमें ये हिम्मत भी होगी। मईशत को बेहतर बनाने के लिए भी दोबारा इलेक्शन ज़रूरी है। जी बिल्कुल। मईशत देखें, मईशत और सियासत अब जुड़ी हुई है। जितनी देर करेंगे इतनी ज़्यादा तकलीफ होगी। और फौरी किया जाए। मैं कह रहा हूँ जितनी देर करेंगे ज़्यादा तकलीफ होगी। अब ये शाहिद खाकान अब्बासी जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून की बदलती पॉलिसी पर बात करते हुए खासी जारहाना अंदाज़ उन्होंने भी अपनाया। मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं कि एक्चुअली होने क्या वाला है। शुक्रिया जावेद साहब। बताइएगा, मियां नवाज शरीफ से मंसूब आखिरी बयानात जो थे उनमें ये था कि हुकूमत मुखालिफ मुहिम चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने बोझ तले आप दबकर खुद चली जाएगी। अभी क्या नज़र आ रहा है आप लोगों को? यही नज़रिया है आज भी या फिर कोई तहरीक चलाने का इरादा है? देखें, हुकूमत गिराने का हमारा मकसद कोई नहीं था 8 माह में, और आज भी हम ये नहीं कहते कि इनके ख़िलाफ़ कोई तहरीक हुकूमत गिराने के लिए चलाई जाए, बल्कि हक़ाइक़ ये हैं कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, पाकिस्तान के अदारे मज़ीद कमज़ोर हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर से सरमायाकार जो है वो बाहर दौड़ रहा है। बैरूनी सरमायाकार कैसे पाकिस्तान आएगा? जब आप ये कहेंगे कि हमारे अदारों के अंदर करप्शन है, आप पर कोई एतमाद नहीं करेगा, तो इसलिए ये हम समझते हैं कि इससे बेहतर है कि अगर कौम खुद से निकल के इनको घर भेजने के लिए बाहर निकल आई तो उससे खौफनाक नताइज निकल सकते हैं अगर इनकी लीडिंग रोल किसी ने इस कौम का अदा ना किया तो इसलिए हम ये समझते हैं कि आज ज़रूरत है कि 8 माह एक नातजर्बाकार को तो आप दे सकते हैं, मगर किसी नाहल को आप मज़ीद टाइम दें तो पाकिस्तान की बर्बादी करेंगे। चलिए जावेद लतीफ़ साहब, ये तो आपने अपना पर्सपेक्टिव दिए। अब इस पूरी सूरत हाल में शहबाज शरीफ कहाँ खड़े हैं ये हमें बताइएगा। मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के दिन लीगी कारकुनान इकट्ठे हो भी जाते हैं तो उन्हें लीड कौन करेगा? देखिए, जहाँ तक शहबाज शरीफ के निकलने का या शहबाज शरीफ के बयानिया का तल्लक है तो यकीनन पार्टी के अंदर अपनी अपनी राय होती है। बयानिया तो है नवाज शरीफ का, और आज नवाज शरीफ के कायद होने की हैसियत से शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं, मगर बयानिया वो भी फॉलो कर रहे हैं नवाज शरीफ का और करेंगे। जहाँ तक पिछले 7-8 माह में ये कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो खामोश रही, मसलत का शिकार रही। मसलत का शिकार नहीं रहे, इसलिए खामोश रहे कि जो लाने वाले थे कम से कम उनको भी इस चीज़ का इदराक शायद है कि ये। लास्टली जावेद साहब ये बता दें कि आपकी ज़ाती राय हम पूछ रहे हैं यहाँ पे, मुस्लिम लीग नून की जो पिछले चंद माह में मसालेहाना पॉलिसी रही है, क्या इससे आपको लगता है पार्टी को नुकसान हुआ है? पाकिस्तानी कौम के ये बात इल्म में आ चुकी है कि नवाज शरीफ पर इल्ज़ामात लगाकर नवाज शरीफ को बयानिए से हटाना मकसद है। नवाज शरीफ के बयानिए को कद छोटा करने के लिए ऐसे इल्ज़ामात लगाना मकसूद था, इसलिए कि कोई दूसरा दोबारा पाकिस्तानी कौम के हकूक़ की बात न कर सके, वोट की इज़्ज़त की बात न कर सके, पाकिस्तान में दोबारा
अदारों की मजबूती की, अदारों को अपनी हदूद में रहते हुए पार्लिमानी निज़ाम की मजबूती की बात ना कर सके, ये मकसद था। आज कौम निकल रही है। और जहाँ तक ये तल्लक है गिरफ्तारी का, तो गिरफ्तारियाँ तो होती हैं, मगर नवाज शरीफ के जेल जाने पर जो हम लोग सुन रहे हैं कि ख़ुद से लोग बाहर निकल रहे हैं जाने के लिए नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए, तो ये कोई काल नहीं है, मगर ये ज़रूर है कि लोग अपने से निकलेंगे। और हम सब से कह रहे हैं कि पुरअमन तौर पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल ज़रूर करें, मगर वो कोई हाथ में ना ले। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। जामिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी कि क्या होता है। होपफुली इन्होंने तो कह दिया कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल ज़रूर करें, लेकिन कानून हाथ में ना लें। होपफुली कानून हाथ में कोई नहीं लेगा और हालात अंडर कंट्रोल ही रहेंगे। एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह, वी आर आल्सो प्रेइंग फॉर दैट। अच्छा जी, मूविंग ऑन। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको दिखाना चाहते हैं, आजकल सोशल मीडिया पर भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की दो बहनें जो हैं वो काफ़ी उनको पजीराई मिल रही है। और दोनों बाहिम्मत बहनें 2014 में वालिद की तबीयत की ख़राबी के बाद से उनकी बार्बर शॉप जो है वो चला रही हैं और नाई की दुकान बेसिकली। मगर अब नेहा और ज्योति ने एक मुनफरिद रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया। अब्दुल्ला, सोचें ज़रा क्या क्या इन्होंने किया है। दोनों ने क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर की शेव बनाई है। ना करें, अंदाजा करें। और ये देखें, तस्वीर भी एक वायरल हुई है। इसमें फैक्ट ये है कि तेंदुलकर ने कहा है कि आज तक उन्होंने कभी भी बाजार से एज़ इन सैलून्स वगैरह से शेव नहीं बनवाई, लेकिन इन लड़कियों की हौसला अफजाई के लिए पहली मरतबा इन्होंने यहाँ से शेव आकर बनवाई है। और तेंदुलकर ने बाद में फिर इंस्टाग्राम पे तस्वीर भी शेयर की, जो देखते ही देखते अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। और इस तरह बॉलीवुड स्टार फरहान अख्तर ने भी इन लड़कियों से शेव बनवाई है। सो यस भाई, दीज गर्ल्स आर गोइंग टू प्लेसेस। बड़े बड़े स्टाइलिस्ट जहाँ तक पहुँचने की ख्वाहिश करते हैं ना कि इन लोगों को स्टाइल करें या इनकी ग्रूमिंग करें, वो तो ये लड़कियों ने कर दिखाया। एब्सोल्युटली, एंड आई लाइक द रीजन बिहाइंड इट कि ऑब्वियसली इनकरेज करना चाह रहे थे ये सारे स्टार्स, क्योंकि इनका एक लफ्ज़ बोलना, एक तस्वीर शेयर करना मीन्स के लड़कियां तो इंशाल्लाह बिल्कुल हिट हो जाएंगी। क्योंकि कल्चरल नॉर्म्स जो है ना वो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक ही तरह के होते हैं, और वहाँ पे भी लड़कियों के काम करने को मायूबी समझा जाता है इस तरह से। और खासतौर पे मतलब ये फील्ड ही ऐसी है, शेव बनाना। टू बी ऑनेस्ट, पहले तो मैंने भी नहीं कभी सुना कि लड़कियां भी ये कर रही हो, लेकिन अपेरेंटली दे मस्ट बी वेरी गुड कि इतने बड़े बड़े स्टार्स आ गए। इफ यू हैव अ स्टोरी इन पाकिस्तान लाइक दिस, तो आप हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, हम यहाँ पे जरूर शेयर करेंगे। लेकिन स्टोरीज की बात हो रही है तो क्या क्या स्टोरियां हमारे पास हैं। खबरें ही खबरें हैं जी। एक और खबर, अगर अभी हम ब्रेक तो नहीं ले रहे ना? नहीं, मेरा ख्याल है अभी हम जल्दी से बता दें, क्योंकि ये जो है बड़ी दिल दुखाने वाली खबर है। लेकिन खबर होती है और हमारा काम है कि आपकी तरफ हमने पहुंचानी जरूर है। आपको बताएं कि नया पेट्रोल बम यानी महंगाई की नई लहर लाने को है, और हुकूमत ने रमजान से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करते हुए फी लीटर पेट्रोल, सुन लें, 9 रुपए 42 पैसे महंगा कर दिया, ऑलमोस्ट 10 रुपए पर लीटर। तो पहली बार कीमतों में इजाफे की वजह आलमी मंडी की कीमतें नहीं हैं। जो लोग ये समझ रहे हैं कि भाई आलमी मार्केट में तेल महंगा हुआ है इसलिए तेल की कीमत बढ़ी है, पाकिस्तान में कैटेगोरिकली हम आपको ये बता रहे हैं ऐसा नहीं है, और शायद इसीलिए इसकी इत्तला बराह रास्त ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को दी गई है। दरअसल FBR ने पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स बढ़ा दिया है, और हुकूमत भी इसे पेट्रोल बम एक्चुअली कहने पर हुकूमत खुद मजबूर हो गई है। पेट्रोल बम कभी कोई हुकूमत नहीं चाहेगी, और कभी इमरान खान कम अज़ कम नहीं चाहेंगे कि वो अपनी अवाम के साथ उनकी मुश्किलात में इजाफा करें। लेकिन जब बैनुल-अक़वामी सतह पे तेल की कीमत बढ़ेगी तो दोनों में से आपको एक काम करना है, या आपने कीमत बढ़ानी है या बजट का हसारा बढ़ाना है। और कीमत बढ़ाने से वो बोझ जो है वो हुकूमत और अवाम मिल के शेयर कर लेंगे तो पाकिस्तान मुस्तहकम हो जाएगा। और थोड़ा सा आपको लोगों का पर्सपेक्टिव भी दे दें और आपको बताएं कि रमज़ान से एक रोज़ पहले पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपए का इजाफा आवाम से क्या कहलवा रहा है। सुने जरा। ये एक तो हमारा ये एक त्योहार आ रहा है रमज़ान का, इसमें हमारे जो पेट्रोल महंगा हो गया और जितनी भी खाने पीने की अशिया उस पर टैक्स इतना ज़्यादा लग गया है, जिसकी वजह से ये आवाम को बहुत ज़्यादा जलील ख्वार होना पा रहा है। गवर्नमेंट ने हम पे ना एक बड़ा एहसान किया है कि रमज़ान से पहले हमें एक तोहफा दिया है, यानी कि पेट्रोल महंगा। पेट्रोल महंगा होने के साथ ही आपको पता है सब चीज़ें महंगी हैं। अब हमारे साथ और क्या जुल्म होने हैं, ये इतनी महंगाई हो गई है, 108 रुपये पेट्रोल हो गया है, ये कौन को कंट्रोल करेगा, कहाँ से अब आएंगे
कहाँ से मतलब ये अवाम कहाँ जाएगी, ये किसको जाके सुनाए। ये पेट्रोल महंगा होने से अवाम पिस चुकी है, इसका क्या फ़ायदा इमरान खान से हमें कि जे गुर्बत पे ही अवाम पहले गिरी हुई है और फिर गिर रही है। पेट्रोल का रेट बढ़ाया है, अवाम पे बिजली का बम बन के गिरा है। ये अवाम पहले ही महंगाई से बिलके हुए हैं। महंगाई का जो तूफ़ान गिराया जा रहा है, पेट्रोल महंगा किया गया है, इसमें सिर्फ जो गरीब आवाम है ना उसके लिए ये तूफ़ान है महंगाई का। मोबाइलों पे टैक्स इन्होंने लगा दिए हैं, पेट्रोल 8 रुपये महंगा कर दिया है, 109 रुपये हो गया। आगे अब रमज़ान में हमें तोहफ़ा दे दिया है, ईद के पास जाके फिर ये चांद रात को कोई नया तोहफ़ा देंगे। रमज़ान में लोग एशिया की कीमत कम करते हैं, इन्होंने पेट्रोल बम गिरा दिया है। जितने भी रेट हैं अब सब्ज़ी, दाल, चीनी, घी, हर चीज़ का रेट बढ़ जाएगा। ये हुकूमत को समझ नहीं आ रही, कभी किस चीज़ का रेट बढ़ा देते हैं, कभी किसी चीज़ का। जो पेट्रोल की कीमतें आई थिंक 9 रुपये कुछ पैसे बढ़ी हैं। फिलहाल तो आवाम के साथ ये सरीखन और बड़ी ज़्यादती है। ये 108 रुपये कल 99 रुपये था, ये माशाल्लाह मेरा ख्याल है 120 तक पहुँच जाएगा। और हमें यकीन करें बहुत तंगी हो रही है। पहले 16 था पेट्रोल, हमें 4 दिन चलता था, अब 2 दिन भी नहीं चलता। खुशखबरी दे रही है रमज़ान में कि आवाम के लिए पेट्रोल महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगी कर दी है। तो आवाम का जो है ना सही तब्दीली ला के दिया PTI वालों से, तो नवाज शरीफ बेहतर था। और दूसरी जानिब हुकूमत ने मुशीर खजाना वर्ल्ड बैंक से लाने के बाद गवर्नर स्टेट बैंक भी IMF से दरामद कर लिए हैं, जबकि चेयरमैन FPR भी तब्दील हो गए हैं। आवाम को नई टीम से उम्मीदें कम, खदशात ज़्यादा है। हमारी जितनी भी अशिया हैं वो सब महंगी हो जाएंगी, गरीब इंसान मारा जाएगा। और मैं एक बात आपको क्लियर बता दूँ, वज़ीर आज़म की जो टीम है ना वो नालायक तरीन टीम है, इसने आगे कुछ नहीं करना। महंगाई पे कंट्रोल कर सकते हैं उस वक्त तक जब तक ये अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू नहीं करेंगे और टैक्स कलेक्शन वगैरह जो है उस प्रोसेस को ये बेहतर नहीं करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बेहतरी की तरफ जाएगा मुल्क। हुकूमत जो आने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें ऐसे दिख रहा था कि फौरी तौर पे कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन इतना आसान नहीं लग रहा कि तहरीक इंसाफ एकदम आके जो है वो मामलात बदले। खान साहब ने जो अब ये नई टीम जो मुआशी टीम तश्कील दी है, हमें इससे कोई उम्मीद नहीं लग रही कि ये अच्छा काम करेंगे। पाकिस्तान के हालात और इनकी माशी टीम जो स्टेप्स उठा रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं, और पाकिस्तान इस टाइम माशी हालात में बदतर जा रहा है। खान साहब से हमें अब कोई उम्मीद नहीं है। कभी ये वज़ीर चेंज करते हैं, कभी कबीना चेंज करते हैं, कभी कीमतें बढ़ रही हैं। अली बाबा 40 चोर डाकू अभी ख़त्म ही नहीं हुए। कभी ये कहते हैं कि चोर आ रहे हैं, करप्शन आ रही, करप्शन जा रही है। अब ये 8 माह हो गए, कुछ नहीं किया। कोई वज़ीर कोई काम नहीं कर रहा, सारे वज़ीर जो है नाम के वज़ीर हैं, कोई वज़ीर किसी की कारकर्दगी अभी तक कोई शो नहीं हुई। मार्कशीट अपना खान साहब ने टीम लेके आए हैं, वज़ीर ख़जाना चेंज होएंगे जी, कोई इनकी मार्कशीट टीम में फ़र्क पड़ेगा, कोई फिलहाल हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अर्शिया खुर्दनोश ऑटोमेटिकली महंगी हो जा रही है। इनको चलो कोई आम को रिलीफ मिलना चाहिए, रमज़ान आ रहा है, महंगाई कम होनी चाहिए, बढ़ कम होने की बजाय वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। इनकी टीम में अभी वो एबिलिटी, वो सलाहियत, वो इस एलिजिबल नहीं है, इस काबिल नहीं है वो कि वो इस मुल्क को रन कर सकें। सो उन बंदों को लाएं जो मेंटली मैच्योर हों। एज में मैच्योर होना ज़रूरी नहीं है। लोगों की राय आपने सुनी है। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा से इस्तीफ़ा लेने के बारे में भी ये इतलात गर्दिश में है कि वो IMF की सख्त शराइत की राह में रुकावट थे और नैब के ज़ेर हिरासत एक अहम हुकूमती शख्सियत से मुतालिक सबूत ना देने का मुतालबा भी नहीं मान रहे थे। सो देयर यू गो। सो ये तो तमाम मामलात हैं जिस पे बहुत से सवालात उठते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो माशी सूरत हाल है इस पर हम माहिर माशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा से बात करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद माहिर माशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारा इंतजार कर रहे हैं हम काफ़ी देर से, तो उन्हें ज़रा शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि पेट्रोल की कीमतों में जिस तरह से इजाफा किया गया है, ज़ाहिर है आवाम परेशान है, सभी परेशान हैं। नज़र ये आ रहा है कि इस इजाफे का ताल्लुक बैनुल-अक़वामी कीमतों से नहीं है, इंटरनेशनल प्राइसेस से नहीं है, इसका बराह रास्त लिंक टैक्सेस ज़्यादा बढ़े हैं। आपको लगता है कि ये फैसला इस वक्त ज़रूरी था? पेट्रोल की कीमतों में क्यों इजाफा किया गया और इस हद तक इतना बड़ा इजाफा क्यों किया गया, जबकि रमज़ान आने वाला है और इसके नतीजे में लोगों को काफ़ी नुकसान होगा? बात दरअसल ये है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर तेल की कीमतों में कुछ इजाफा तो यकीनन है। आप देखिए कि ईरान पर जो सैंक्शंस लगे हैं उसके नतीजे में ईरान की एक्सपोर्ट जो है तेल की तकरीबन रुक चुकी है। इसलिए कुछ शॉर्टेज पैदा होने की वजह से बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा तो यकीनन हो रहा है।
मगर मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त ये जो 9 रुपये इजाफ़ा किया गया है पेट्रोल की कीमत में और तकरीबन 4 रुपये जो इजाफ़ा किया गया हाई स्पीड डीजल ऑयल में, ये कुछ ज़्यादा है। और आप देखेंगे कि पिछले कुछ 3-4 दिन में तकरीबन $3 फ़ी बैरल की कमी आई है। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट की पूरी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि कम से कम इजाफ़ा किया जाए। ख़ास तौर पे चूँकि अफरात ज़र में इजाफ़ा तो जारी है, अभी इस वक्त हमारा जो अफरात ज़र है वो तकरीबन 9% के करीब है। लिहाजा कोशिश पूरी ये होनी चाहिए कि कम से कम इजाफा किया जाए तेल की कीमतों में। राइट, तो बताइएगा, सबसे पहले तो हफीज़ शेख साहब को मईशत को ठीक करने के लिए लाया जा रहा है और माशी टीम का कप्तान बनाया जा रहा है। असद उमर ऐसा क्या नहीं कर रहे थे जो हफीज़ शेख कर सकेंगे? जवाब यह है कि मुल्क के जो हालात हैं वो वाज़े तौर पर सबको पता है। हमारे खसारे बढ़ चुके हैं और जो माशी रफ्तार है वो बहुत सुस्त हो चुकी है और इसकी वजह तो बहुत से हैं। यकीनन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अगर पाकिस्तान IMF की प्रोग्राम की तरफ जाता है तो ख़तरा इस बात का ज़रूर है कि अफरात ज़र में बहुत इजाफ़ा होगा और यकीनन आपके जो माशी रफ्तार है उसमें और कमी आएगी। और ख़तरा ये भी है कि बेरोज़गारी और गुर्बत में बड़े तेज़ी से इजाफ़ा हो सकता है। इस वक्त अगर असद उमर साहब होते या अब हफीज़ शेख साहब हैं तो इन दोनों के हाथ तकरीबन एक लिहाज से बंद हो चुके हैं। इनके पास कोई स्पेस या गुंजाइश नहीं है कि वो एक तरह से रिलीफ की तरफ चलें, इसलिए कि IMF का प्रोग्राम अगर हम उस पर दस्तखत करते हैं तो वो बेतहाशा सख्त प्रोग्राम होगा और इससे माशी हालात कुछ अरसे के लिए ख़राब होंगे। बस हम कह सकते हैं कि आने वाले 2 साल के बाद हालात कुछ फिर बेहतर हों। डॉक्टर साहब, सभी उम्मीद भी कर रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं। ये बता दीजिए कि स्टेट बैंक और FBR के जो सरबराहान हैं इनको बदलने से मकासद पूरे हो सकते हैं? इनके बदलने के मकासद हो क्या सकते हैं आपकी नज़र में? और रुपए की गिरावट थम जाएगी और रेवेन्यू कलेक्शन जो है ये सारी तब्दीलियाँ करने से ठीक हो जाएगी? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? देखिए, इस बात के बारे में कम से कम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तरीक़ा था और वक्त था उनको हटाने का वो बहुत नामुनासिब था। ये हमारे मुल्क के 2 सीनियर अफसर हैं और इनका जो पास रिकॉर्ड ऑफ सर्विस है वो बहुत अच्छा है। आपने इनको नेगोशिएशंस के दौरान IMF के साथ हटाया है तो इससे यकीनन जो हमारी नेगोशिएशंस हैं वो मुतासिर हुई होंगी और मेरा ख्याल यह है कि ये बड़े सीजनड और अपने पायदार और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को पहचानते हुए अफसर थे। मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब। आप समझते हैं कि नामुनासिब है? बहुत शुक्रिया आपका। माशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा हमसे बात कर रहे थे और सुबह हमने आपसे वादा किया था दैट वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस एंड शी हैज जॉइंड अस। यस, और आपको पता है कि रमज़ान का अब ये डिसाइड हो चुका है, फैसला हो चुका है कि कल हम सब अपना पहला रोज़ा इख्तियार करेंगे और आज सहरी में बाय द वे हम आपके साथ होंगे रात 2 बजे, जिसको सुबह 2 बजे भी कहा जाता है। सो रात 2 बजे से सुबह 4 बजे तक हम लोग जियो पाकिस्तान में आपका जियो न्यूज़ पर साथ देंगे और एज पर ट्रेडिशन, बिकॉज ये हम याद दिला दें कि जियो पाकिस्तान में ये हमारा इंशाल्लाह 4था रमज़ान होगा। हाँ, इंशाल्लाह। और जियो न्यूज़ पर तो हम होंगे आपके साथ, लेकिन साथ ही जियो एंटरटेनमेंट ने बड़ा एहतमाम किया है। आपको पता है हर दफ़ा की तरह इस मरतबा भी अब रिवील तो हो ही चुका है कि कौन मेज़बान है, लेकिन ये ज़रा राहत फ़तेह अली खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त गीत भी गाया, ये देख लें।
से कुर्बत के लिए खास है रमजान, हर साहिबे ईमान की मीरास है। कोई ज़बरदस्त कलाम पढ़ा है उस्ताद राहत फरीद खान साहब ने। वैसे तो हम सब उनके फ़ैन हैं ही, लेकिन ये तो कमाल ही कर दिया उन्होंने। और अब खुशामदीद कहेंगे हम एहसास रमज़ान की मेज़बान राबिया अनम को। वेलकम टू द स्टूडियोज़। राबिया, हाउ आर यू? क्या हाल है राबिया? यू आर सो ब्लेस्ड माशाल्लाह कि पिछले साल भी आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये सारी रमज़ान की ट्रांसमिशन जो थी वो बखूबी की, और इस पर तो आप रमज़ान का इफ्तारी वाला पार्ट भी करें और सहरी पे भी करेंगे। बिल्कुल, सहरी भी है, इफ्तारी भी है, और सहरी के बाद और भी कुछ काम मैं करूंगी जो कि हमारे नाजरीन जो है वो स्क्रीन पर देखेंगे, लेकिन वो मेहनत जो है वो हमारी चल रही होगी। तो समझें कि इफ्तार भी है, सहरी भी है, और जब सहरी के बाद हम भी रोज़ा रख लेंगे, जो नाजरीन हैं वो मुझे टीवी पर अल्लाह हाफिज़ कहकर सो जाएंगे, तो मेरा और भी काम शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें। So this is a lot of hard work. अच्छा राबिया, ओवर द इयर्स हमने देखा है कि रमज़ान ट्रांसमिशंस में कुछ ऐसे चीज़ें भी हुई जो बड़ी कंट्रोवर्शियल भी बनी और लोगों ने उन पर तनकीद भी की। और रमज़ान ट्रांसमिशन का जब हम नाम लेते हैं ना अब, तो लोगों के आवाम के दिमाग में जहन में कोई इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आता नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे थे जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। आप लोग इस चीज़ को किस तरह से ठीक करेंगे, या आपकी ट्रांसमिशन में ऐसा क्या होगा जिस पे लोग कम से कम एतराज़ करें? अब्दुल्ला, अनफॉर्चुनेटली अगर कोई एक चीज़ कंट्रोवर्शियल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी तो वो रमज़ान ट्रांसमिशन थी, क्योंकि इसमें आपके पास इतनी गुंजाइश होती है अच्छी चीज़ें करने की। सब लोग जो घर में, ज़्यादातर ख़वातीन हमें देखती हैं, और मेरी जितनी भी माएँ बहनें जो हमें उस वक्त बैठकर देख रही होती हैं रमज़ान ट्रांसमिशन में, वो कुछ चीज़ें देखना चाहती हैं, वो अच्छी बातें सुनना चाहती हैं कि किस तरह से दीन दुनिया मिलाकर वो कोई ऐसा काम करें रोज़े में, हम उन्हें बताएं कि आप किसी की मदद कर दें या क्या तरीका है घर बैठे। देखिए, रमज़ान में हर किसी को ज़कात निकालनी होती है, खैरात करनी होती है, तो हम घर बैठे बताते हैं कि किस तरह से कौन डिजर्विंग है, पैसे पहुंचाएं, और बहुत सारी और चीज़ें हैं। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी चीज़ जिससे नहीं कभी भी कंट्रोवर्शियल होना चाहिए था हो गई है, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है जियो ने एक इस तरफ कदम बढ़ाया है। जियो ने ही रमज़ान ट्रांसमिशंस का आगाज़ किया। कुछ चीज़ें अच्छी, कुछ चीज़ें बुरी हो जाती हैं, लेकिन अब जियो ने जो कदम बढ़ाया है वो सिर्फ मेरी टीम का और मेरा, सिर्फ जब हमने शुरू किया तो अब्दुल्ला कादवानी भाई और जितने भी और लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को डिसाइड किया, उन्होंने यही कहा कि हमने सिर्फ जो डिसेंसी का पैरामीटर है उसको क्रॉस नहीं करना है। लेट्स बी ऑनेस्ट, आपको पता है हम ब्लंट हैं, इस रमजान ट्रांसमिशन में इंशाल्लाह आपको कोई छिछोरपन नहीं होगा। वैसे तो किसी भी रमजान ट्रांसमिशन में होना नहीं चाहिए। फाइनली राबिया, अब पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग इट। जब भी कोई भी कर रहा हो, और खासतौर पर राबिया अनम जैसी फेवरेट होस्ट अगर कर रही हो, तो प्रिपरेशन क्या होती है पूरा दिन जब आपने ट्रांसमिशंस में निकालना है, जहाँ आपकी इफ्तारी है, जहाँ सहरी है, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर दैट? एंड दिस इज बाय द वे 7 days a week, तो ये पूरा महीना ऐसा। ये देखिए, मेरी कोई इफ्तारी और सहरी तो घर पर नहीं हो सकेगी। अच्छा, मेरे मियाँ तो यहाँ नहीं है, जाहिर है पाकिस्तान में, वो दुबई में होते हैं, तो उनके साथ तो मेरी वैसी कोई सहर इफ्तार नहीं है। लेकिन आपको पता है मेरी छोटी सी बेटी है, और वो अब 8 महीने की होने वाली है, तो मैंने जितना हो सकता है उसे टाइम दे दिया। बाकी भी ट्रांसमिशन में वो मेरे साथ होगी, लेकिन जब मैं ऑन कैमरा हूँ तब तो जाहिर है वो साथ नहीं होगी, ब्रेक्स में वो मेरे साथ हुआ करेगी। तो ये जो हमारी पर्सनल प्रिपरेशन है ना, ये दिमाग की होती है, तैयार होना पड़ता है। और काम तो अब्दुल्ला भी जानते हैं, आप भी जानती हैं। इस माशाल्लाह ये जो कलाम पढ़ा है राहत भाई ने, उसमें आप दोनों भी थे और भी जियो के होस्ट थे, तो वो तो काम चल ही रहा है, मेहनत भी चल रही है। एक शॉट के लिए सारा दिन लग जाता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, अब्दुल्ला भी जानते हैं, अब्दुल्ला पिछली ट्रांसमिशन में भी आए, आप भी आई, कि जो मैं जोहर की नमाज पढ़ के ट्रांसमिशन शुरू करती हूँ, फिर असर की नमाज के वक्त एक ब्रेक लिया जाता है, उसमें हम नमाज पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद ज़ाहिर इफ्तारी के बाद तो आप मगरिब अदा कर ही सकते हैं। तो ये भी हमारी टीम बड़ा दिमाग में रखती है कि ऐसा ना हो कि जो ऑडियंस वहाँ बैठी है, ज़ाहिर है रोज़ाना 300-350 लोग हमारे पास होंगे, उनकी भी नमाजें ना जाएं, बल्कि हमारे सेट पर बाजमात नमाज अदा की जाती है। जो कारी साहिबान वहाँ पर होते हैं और जो उलमाए कराम होते हैं, वो सब मिलकर वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। तो ये भी हमने हमेशा रिवायत रखी है कि जोहर की हम पहले पढ़ते हैं, ऑडियंस भी पढ़ती है, फिर उसके बाद हम असर बीच ब्रेक में पढ़ते हैं, जब एक सेगमेंट हमारे नाज़रीन देख रहे होते हैं।
और फिर मगरिब सब। That is great. चलिए राबिया इंशाल्लाह। नॉट इजी, लेकिन ऑब्वियसली रमजान की बरकत है, यकीनन राबिया भी तैयार है इसके लिए, और इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा हो जाएगा। एनर्जी जरा ज्यादा आ जाती है। थिंग्स जस्ट मतलब आप कोई अच्छा एक इम्पोर्टेंट चीज आप लोग हमेशा बात करते हैं कि प्लीज खाने पे हाथ वाला रखें। हाँ, वो तो हम कोशिश करते ही रहते हैं बताने की। आपका शुक्रिया राबिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रमजान ट्रांसमिशन। हम देखते भी रहेंगे और होपफुली हमारा मौका लगा तो हम आएंगे भी। बिल्कुल, एडवाइस तो राबिया ने हमें दे दी कि खाने पे जरा हाथ खोला रखे, लेकिन खाना एक तरफ होता है, पकौड़े एक तरफ होते हैं, तो पकौड़ों पे बिल्कुल ये वाली डायरेक्शन नहीं जाती है ना। नो, ही डिड ऑब्वियसली डिड नॉट एग्री विद मी। अच्छा जी, मूविंग ऑन, हमने वैसे खाने की बातें भी करनी हो, कुछ अपने आपको टिप्स भी देनी है, हाउ यू कैन कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड इन दिस मंथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों की ट्वीट्स हमें आ रही हैं, पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टुनाइट। ऑब्वियसली रमजान के लिए तो हम लुक फॉरवर्ड कर ही रहे होते हैं, बट द फैक्ट दैट हम सारे साथ होंगे और सहरियां हमारी साथ होंगी एटलीस्ट, दैट इज गुड। एक्चुअली वी आर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू, हम कुछ तैयारियां भी कर रहे हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और हमने ये प्लान किया है कि हम अब जाएंगे, थोड़ी सी नींद पूरी करेंगे, क्योंकि फिर रात को जाग के आपके साथ होना है, और रमजान का जो रूटीन है ना वो सेट होने में कुछ टाइम लगता ही है। एक्चुअली हर जगह लगता है। पहले हम बात कर रहे थे पिछले घंटे में नाइट क्रिकेट की, तो इस मरतबा इस साल भी बड़ा जबरदस्त एहतमाम किया जा रहा है कराची में भी और पाकिस्तान के और शहरों में भी। तो हम कराची की आज बात करेंगे, एक ऐसा टूर्नामेंट आपको मुतारिफ करवाएंगे जो कुछ सालों से हो रहा है, उसके बारे में तफसील से बात करके आपको बताएंगे कि आप जबरदस्त किस्म के स्टार्स से भी वहां पे मुलाकात कर सकेंगे। जो एवेन्यू हो, आपको पता है कि रमजान में एवरीबडी वांट्स टू कीप यू एंटरटेन्ड एंड बिजी एज वेल। ऑब्वियसली एक तो रोजे तो चल रहे होते हैं, इबादतें भी चल रही होती हैं, लेकिन ये एक महीना होता है, हम हमेशा कहते हैं कि इट्स अ वेरी एक्साइटिंग मंथ फॉर मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही होती हैं जस्ट टू इक्विप यू, और आपका टाइम भी अच्छा गुजर जाए। और बहुत लंबे, आपको पता है ना, रोज़ा कोई 15 घंटे प्लस है। दोस्त में एक्टिविटीज हम आपको और भी ढूंढ को देंगे। ऑब्वियसली इबादत इज द फोरमोस्ट। अभी हम शामिल करते हैं इस घंटे की टॉप स्टोरीज। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी चांद देखने और रमज़ान समेत आइंदा 10 साल का कैलेंडर तैयार करेगी। उलमाए कराम को एतमाद में लिया जाए तो मुतनाज़ फैसलों से बचने की अच्छी कोशिश है। तारीख पर बात करते हुए इमरान खान की गलतियों की भी तारीख बनती जा रही है। वज़ीर आज़म की कम इल्मी से या ज़ुबान फिसल रही है, और मुअम्मा कोई भी नतीजा नदामत के सिवा कुछ नहीं। और कराची में रमजान और नाइट क्रिकेट की रौनकें साथ साथ इस बार बड़ा इवेंट होने जा रहा है। जियो सुपर तमाम मैचेस बराह रास्त दिखाएगा। अच्छा, तो हम बात करेंगे, लेकिन जो चांद देखने वाला मामला है, अच्छा ये वाली जरा इंटरेस्टिंग खबर है और आपको डिटेल पूरी समझ आनी चाहिए ताकि आप अपना फैसला खुद कर सकें। और फवाद चौधरी भी हमें ज्वाइन करेंगे। आपको पता है ना, मुल्क के कुछ हिस्से जो हैं वो अब भी अपनी उसी रिवायत को, जिसे पता नहीं रिवायत कहना चाहिए या नहीं, वही अपनी 1.5 इंच की मस्जिद जमाए हुए हैं और वहाँ पे आज पहला रोज़ा एज ऑन एवरी रमज़ान, और हर साल यही होता है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। चांद देखने के लिए साइंसी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बन गई है और अगले 10 साल का कैलेंडर जो है वो बनाएगी ये कमेटी। नए वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने बड़ा कदम उठाया है। फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि स्पार्को महकमा मौसमियात और साइंस और टेक्नोलॉजी के माहिरीन पर मुश्तमिल एक 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है, जो कि आइंदा 10 साल के लिए चांद, ईद मुहर्रम और रमज़ान समेत दीगर अहम तारीखों का जो एक कैलेंडर है वो जारी करेगी। जिसके बाद, ये ज़रा सुन लीजिए, जिसके बाद चांद से मुतल्लिक तनाज़े ख़त्म हो जाएगा। फवाद चौधरी ने क्या कहा, ये सुनिए। जदीद ज़राए मौजूद हैं और हमें ख़त्मी तारीख का तयन कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि फिर हम ये साइंस की जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल क्यों ना करें। रोयत हलाल खुद भी मैंने देखा है कि वो तो दूरबीनों से देख रहे होते हैं, तो जब दूरबीन से ही देखना है जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल में क्या हर्ज है। हम ये कैलेंडर बना के काबीना के रूबरू रखेंगे, काबीना की मर्जी है वो इसको पाकिस्तान के लिए एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। बहरहाल हमारा यहाँ पे यही ख्याल है कि अपना हमारा पाकिस्तान का एक कमरी कैलेंडर होना चाहिए जो जदीद साइंसी असूलों के ऊपर और जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी के बुनियाद के ऊपर बनाया जाए, और ये अमल जो है वो इंशाअल्लाह इस साल शुरू कर दिया जाएगा।
मी एब्सोल्युटली थिंक दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि बहुत सी चीज़ें प्लान करना फिर आसान हो जाएगा। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने इस्लामी कैलेंडर बनाने से मुताल्लिक वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के बयान को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने कहा है कि दीन के मामलात पर जो मुतल्लका वज़ीर हैं वो बात करें। हर वज़ीर दीन की हसासियत को नहीं समझता, लिहाजा इन्हें दीनी मामलात पर तबसरा करने का फ्री लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। मैंने जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये हमारे मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जानली साहब भी थे, उनसे अपील की थी कि इन जो मुतल्लिका वज़ीर हैं दीनी मामलात पर वो बात करें। हर वज़ीर जो दीन की हसासियत को नहीं जानता, नहीं समझता, तो उन्हें दीनी मामलात पर तबसरा करने का फ्री लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। जब से हम इस निज़ाम से वाबस्ता हैं, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ खुले आसमान पे चांद नज़र न आया हो और दूरबीन में नज़र आ गया हो। मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी के ऐलान के बावजूद पेशावर की मस्जिद कासिम अली खान के मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई ने चांद नज़र आने का ऐलान कर दिया और बाद में ज़िला खैबर, हंगू, मोहम्मद, बाजोड़ और चार सदा में भी मकामी मसाजिद से चांद नज़र आने के ऐलानात कर दिए गए। और वफाकी वज़ीर की बात पर उलमाए कराम थोड़ा गौर कर लें तो शायद शरीयत के दायरे में रहते हुए जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा भी उठाने की कोई सूरत निकल आए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अभी हमें ज्वाइन किया वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, नए कलमदान के बाद अब पहली मरतबा हमारे शो में आए हैं। बता दीजिएगा कि आपने एक बड़ा कदम उठाया है। ज़ाहिर है दुनिया के कई ममालिक में ये सिस्टम पहले से चल रहा है, पाकिस्तान में भी ये कैसे नाफिज हो सकता है? कोई करने देगा इसको? बिकॉज हमारे पास आपको पता है बीच में हर्डल्स बहुत से आ जाती हैं। देखें, करने देगा का जहाँ तक मामला है, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि हमारे यहाँ असल में तो 13वीं सदी से ये कहिए कि इख्तलाफ चल रहा है मुस्लिम वर्ल्ड में। इमाम हम्बल और इमाम शाफ़ी के व्यूज़ थे। इमाम शाफ़ी समझते थे कि ये प्योरली एक जो है वो साइंस का मामला है और अरिथमेटिक का मामला है, मैथमेटिक्स का मामला है, और इसका है वो मजहबी ये मामला नहीं है। जबकि इमाम हम्बल ने कहा कि नहीं, इसको फ़िज़िकली देखा होना ज़रूरी है। ये भी है कि कुछ जो आगे 12वीं सदी में जो इमाम याकूत थे, उन्होंने तो कहा कि ये बिल्कुल ही हुकूमत का प्रेरोगेटिव है कि वो कब ये मामला जो है वो करती है। सो मुख्तलिफ डिबेट्स हैं जो इस्लामिक वर्ल्ड में हुई हैं। अब आकर के यहाँ पर जो मामला है, आप देखते हैं कि सर्टिनिटी नहीं है। हुकूमत जो मर्ज़ी कर ले, हुकूमत को एक सर्टिनिटी चाहिए होती है अपने मामूलात के लिए। और जिस तरीके से इस वक्त हमारे यहाँ रॉयत का मामला है, उसमें बिल्कुल भी यकीनियत नहीं है, बहुत ज़्यादा गैर यकीनियत है और ये डिविसिव हो गया है, तकसीम कर रहा है। इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा है कि हम इसको एक साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर ये कमेटी बनाएं और करें, और बजाय इसके कि हम हर वक्त एक इसमें उलझे रहें। फवाद चौधरी साहब, चांद देखने की कमेटी हो, कम उम्री की शादियाँ हो या दीगर कई मामलात, आपके ख्यालात से आपकी पार्टी के कई लोग मुत्तफिक नहीं नज़र आते। क्या इमरान खान साहब आपसे इत्तफाक करते हैं? देखिए, ये तो एक डिवीज़न है, ये एक पार्टी की डिवीज़न का मामला नहीं है, ये सोसाइटी की डिवीज़न है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान आगे जा ही नहीं पाएगा अगर हम इस फॉरवर्ड लुकिंग नहीं होंगे। अगर हमने हर वक्त जो है वो तोज़ेहात में हर वक्त जो है वो अजीबोगरीब ऑब्जेक्शंस के ऊपर ही रहना है। मसलन जिस तरह आपने जिक्र किया अंडर एज मैरिजेस का, कोई भी शख्स जो बेटी का बाप होगा वो किस तरह से इस कानून को जो है वो मुखालफत कर सकता है। 1926 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब ये कानून लेके आए थे तो उस वक़्त के तमाम हिंदूज़, तमाम मुसलमान उलमा जिन्ना साहब के ख़िलाफ़ थे, लेकिन वो उन्होंने अपनी ग्राउंड के ऊपर खड़ा रहा। सो मेरा ये ख्याल है कि मेरा ये काम नहीं है देखना कि इस पर कौन मेरे साथ है, ये कौन नहीं है। मैं वो करूँगा जो मुझे। अच्छा फवाद साहब, कहा जाता है कि वजारत इत्तलात लेकर साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत आपको बतौर सज़ा दी गई है। अब आप इस वजारत में आकर भी कुछ ऐसे मसाइल में हाथ डाल रहे हैं जो किसी न किसी हद तक मुतनाज़ हैं। इस वजारत में कितना वक्त निकाल लेंगे? कुछ सोचा है? लेकिन कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर जब वहाँ पर भी था तो मैंने बहुत बड़े रिफॉर्म्स शुरू किए। 70 साल में इतने बड़े रिफॉर्म्स जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में किसी ने नहीं किए। मैंने कोशिश की
कि जो 40 अरब रुपया हुकूमत ज़ाया कर रही है उस मिनिस्ट्री में, उसको एक स्ट्रीमलाइन किया जाए। मुझे अफसोस होगा अगर वो रिफॉर्म्स जो हैं उनको रिवर्स किया गया। यहाँ पर आकर भी मेरी कोशिश होगी कि अपनी पूरी ईमानदारी से जो पाकिस्तान का मफाद है, जो कौम का मफाद है, उसको आगे लेके बढ़े। बाकी हमारे ओहदे आते जाते रहते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी हमारे साथ थे। वैसे वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी जिसका कभी हमने नाम नहीं सुना था, जिससे मुताल्लिक शायद ही अपने इतने साल के करियर में हमने कोई खबर शामिल की हो। फवाद चौधरी साहब का कमाल है कि रेलेवेंट हो जाते हैं, ये खबरों में आ जाते हैं किसी न किसी तरह। इन्होंने इस वजारत को भी खबरों की जीनत बना दी। लेकिन एक्चुअली ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस कि अगर इतनी टेक्नोलॉजी आगे जा चुकी है, साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है कि आप अगले 10 सालों तक चांद भी देख सकेंगे, कब निकलेगा, किधर से निकलेगा, ये सब कुछ, तो फिर उसको भी हमें इन्वॉल्व कर लेना चाहिए अपनी मून साइटिंग में। अच्छा जी, मूविंग ऑन, आवर गेस्ट इज वेटिंग फॉर अस। और आपको पहले तो बताएं कि पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक के साथ जुड़ी एक पुरानी रिवायत नाइट क्रिकेट की भी है, उसका भी हम जिक्र भी कर रहे थे। खासतौर पर कराची में तो रमज़ान की हर रात गलियों मोहल्लों से ग्राउंड्स तक हर जगह क्रिकेट के मेले नजर आते हैं और कहा जाता है कि T20 क्रिकेट की इब्तिदा भी यहीं से हुई थी। अब्दुल्ला, डिड यू नो दैट? आई डिड नॉट नो दैट। कराची में ही एक मरतबा फिर ये मेला एक बड़े लेवल पर सजने जा रहा है। कौमी सितारों से सजा 7वां कॉर्पोरेट कप रमज़ान T20 टूर्नामेंट 9 मई से मोइन खान अकेडमी में खेला जाएगा और 8 टीमों के इस मुकाबले में 18 मई तक मुल्क के टॉप स्टार्स एक्शन में नजर आएंगे। सब मैच पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा और इसी पर बात करने के लिए नन अदर देन द लेजेंडरी मोइन खान हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। वेलकम टू द शो। इट इज़ क्वाइट एन ऑनर कि आप आए हैं जियो पाकिस्तान में। मोइन खान साहब, 7वां ये कॉर्पोरेट कप है, तो ये इसकी बड़ी सक्सेस रही है दैट यू हैव रीच्ड द 7th वन एज वेल। इसमें क्या डिफरेंट होने वाला है? कोई नए स्टार्स होंगे? नहीं, ऑफ कोर्स हर साल कुछ ना कुछ कोशिश होती है कि एक स्टेप फॉरवर्ड जाया जाए। इस दफ़ा जो हमने किया, लाइव ब्रॉडकास्ट तो हर साल होता है जी, और ये प्रोडक्ट ही जियो सुपर और DHS स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी का बनाया हुआ है। बेसिकली इस प्रोडक्ट को बनाने की मकसद ये था कि कॉर्पोरेट जो हमारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जो पिछले 50 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करें इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स, और पाकिस्तान टीम को दिए जाते हैं वहाँ से वो प्लेयर्स, तो उनको कभी रिकग्निशन नहीं मिली थी, यू नो। तो ये आइडिया मेरे जहन में आया जब मैंने अपनी क्रिकेट ख़त्म की एंड व्हेन आई स्टार्टेड माई क्रिकेट अकेडमी, यू नो। तो मेरे जहन में था कि एक ऐसा टूर्नामेंट कराया जाए जिसमें कॉर्पोरेट्स को इन्वॉल्व किया जाए और नेशनली क्रिकेट अकेडमी के साथ साथ जो बच्चे अकेडमी में खेलते हैं उनको इंस्पिरेशन मिले अपने स्टार्स को करीब से देखने की। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट, जब ये हमने स्टार्ट किया था उससे चंद सालों पहले पाकिस्तान में क्रिकेट ही ख़त्म हो गई थी, इंटरनेशनल क्रिकेट, यू नो। सो एक चाम था बच्चों के लिए, स्पेशली जो अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं। तो बेसिक मकसद यही था इसको स्टार्ट करने का और ग्रेजुअली बिल्डअप होता गया। इसमें स्टार वैल्यूज़ भी आती गई। बड़े बड़े क्रिकेटर्स लाइक जैसे पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, कामरान अकमल, आप जिसका नाम लें, सरफराज अहमद, अनवर अली, जी हाँ, मोहम्मद इरफान, बहुत से प्लेयर्स का कमबैक भी हुआ इस टूर्नामेंट से। यानी बिफोर PSL दिस वाज द T20 ओनली टूर्नामेंट जहाँ सिलेक्टर्स बैठ के इसको वॉच करते थे और T20 की टीम भी यहाँ से इसकी परफॉर्मेंस सिलेक्ट की जाती थी। इसकी वैल्यू बढ़ती भी गई। इस साल हम कौन से क्रिकेटिंग स्टार्स देखेंगे? बिकॉज़ इस साल तो हमारा भी इरादा है हम जाके मैचेस देखने आएंगे। सबको बिल्कुल, मैं तो पूरे पाकिस्तान को, स्पेशली कराचियाइट्स को इनवाइट करूंगा बिकॉज इट्स अ फ्री एंट्री फ्रॉम द लास्ट 7 years माशाल्लाह। फैमिलीज के लिए भी और सिंगल लोग भी आना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम एंड टोटल फ्री एंट्री माशाल्लाह, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होती है। इस साल भी जितने भी क्रिकेटर्स इसमें जो वर्ल्ड कप में गए हैं उनके अलावा पाकिस्तान में रिमेनिंग जितने भी प्लेयर्स हैं उसमें आप कामरान अकमल, मोहम्मद इरफान, बिलावल भट्टी, सोहेल तनवीर, उमर अकमल, अहमद शहजाद, you name it, you will see them playing. क्रिकेटिंग स्टार्स तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा शोबिस के सितारे जो हैं वो भी नजर आएंगे। 9 मई को पहला जो नुमाइशी मैच होने जा रहा है, वहां पे कौन कौन मौजूद होगा इंडस्ट्री से, ये भी हम क्विकली अगर जान लें। हमारे पास कुछ नाम तो आप हमें बता रहे थे। बिल्कुल, हमारी हमेशा पिछले 3-4 सालों से हमने इनॉग्रल मैच जो है वो अमंग द शोबिस किया है, क्योंकि क्रिकेट एंड ग्लैमर बहुत जरूरी है, सो ऑल्सो इन्वॉल्विंग द सोसाइटी के अपने शोबिस स्टार्स को भी क्रिकेट फील्ड में भी देखें खेलता हुआ। तो उसमें हमने 2 टीमें फॉर्म की हुई, जिसमें एक DHS स्पोर्ट्स क्लब 11 एंड 1 इज़ मोइन खान क्रिकेट 11। मोइन खान क्रिकेट 11 की तहसीन जावेद साहब हमारे फेमस सिंगर वो कप्तानी करें एंड द अदर कैप्टन इज ऑफ DHS स्पोर्ट्स क्लब टीम इज अदनान सिद्दीकी, शहरियार मुनव्वर आ रहे हैं, मे बी फाद मुस्तफ़ा भी ज़रूर मौजूद हो, फैसल कुरैशी, बड़े बड़े नाम हैं मेरे पास जो ये लोग खेलने आ रहे हैं। सऊद कासमी मौजूद है,
वो खेलेंगे, अब्बास जाफरी, नदीम उमर साहब, जुनैद अली शाह साहब, मुख्तार, बहुत सारे ऐसे आपको शोबिस के सितारे नजर आएंगे। अगर इनॉग्रल ही है ये, ऑब्वियसली वी आर अट्रैक्टिंग पीपल, तो कोई हमारी फीमेल स्टार भी अगर हो जाती, कोई एक मिक्स टीम आप बिल्कुल दावत दें फीमेल स्टार को, मैं पर्सनली नहीं जानता। मेरा ख्याल है अगर आप मैच अगले साल से सोचिएगा खवातीन क्रिकेट टीम का, खवातीन का, जी बिल्कुल हो जाए। सोचा जा सकता है। सो मच इंटरेस्ट अमंग्स्ट द वुमेन एज वेल, और माशाल्लाह हमारी फीमेल क्रिकेटिंग टीम जो है वुमेन, दे आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। अच्छा जी, मोइन खान साहब हमारे साथ ही हैं, एक खबर पे हम बात कर लें और फिर आपसे भी उसके बारे में पूछेंगे। आपको बताएं कि बूम बूम आफरीदी की किताब ने ऐसे वक्त में तहलका मचाया है जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड में है और वर्ल्ड कप जीतने का बड़ा हदफ जो है वो सामने खड़ा है। किताब की जो पब्लिकेशन है उसका वक्त बड़ा माने खेज है और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कल के T20 में शिकस्त से पहले बरतानिया में खेले गए तीनों वार्म अप मैचेस जो थे उनमें कामयाबी हासिल की थी, तो ये भी बड़ा एक कशमकश। और अभी टीम को इंग्लैंड के खिलाफ कई मैचेस खेलने हैं, फिर वर्ल्ड कप का मार्का भी है। ऐसे में शाहिद आफरीदी की किताब ने कई खिलाड़ियों और कहीं कहीं बोर्ड से मुताल्लिक भी एक पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। अपनी समाना उम्री ऑटोबायोग्राफी में गेम चेंजर जिसका नाम है, इसकी तकरीब रुनुमाई से खिताब करते हुए आलमी शोहरत याफ्ता ऑलराउंडर का कहना था कि मेरे फैंस ने हर मुश्किल और बुरे वक्त में उनका साथ दिया है। किताब के जरिए अपनी ज़िंदगी का सफ़र अपने परस्तारों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में मीडिया ने ना जो छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ें उनको उठाया है, तो मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा मैंने अपनी बुक में सारा कुछ नेगेटिव ही, इसमें पॉजिटिव भी तो होगा, तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ें, वो सारी नेगेटिव अगर मैंने बात की है तो उसके पीछे क्या स्टोरी चलती हुई आ रही है, क्यों हुआ है वो सारा कुछ। आप जब किताब लिखते हो तो आप सच लिखते हो। अगर कल को कोई दूसरा किताब लिखता है, मेरे मुतालिक कोई नेगेटिव चीज़ लिखता है, तो मुझे माइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर वो सच होगी तब। अच्छा, बड़ा बूम बूम तो हमें भी सुना गए, लेकिन किताब में लिखी गई आपको ये भी बता दें, दूसरी बातों की तस्दीक तो अभी बाकी थी कि जिस मकसद के लिए बूम बूम ने किताब लिखी थी वही फौत हो गया। और वो क्या था? शाहिद आफरीदी ने अपनी असल उम्र बताने के लिए किताब लिखी, लेकिन किताब में पैदाइश का साल ही गलत छप गया। तो आप जरा इस बारे में गौर करें। इसी में बात कर लेते हैं। वैसे किताब पे ओवरऑल हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी मौजूद हैं, मोइन खान साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी इस पे ज़रा तबसरा ले लेंगे मुख्तसर सा। याया, आप पहले बता दें कि शाहिद आफरीदी की किताब पर बड़ी हलचल मची हुई है, बड़े लोग नाराज़ भी हो रहे हैं। आपकी नज़र में वैसे जो किताब है इसमें कोई नई बात है सामने आई है जो ये सब पता ही था लोगों को? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा हुमा और अब्दुल्ला। अपने शाहिद आफरीदी की किताब पर बहुत ज़्यादा हलचल है, बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ हैं। कौन है वैसे वो लोग जो नाराज़ हैं? ना तो जावेद मियां दास साहब ने कोई स्टेटमेंट दिया है इस हवाले से, मंजर आम पर आकर वक़ार यूनुस की तरफ से भी बहुत ज़्यादा खामोशी है। यही वो दो लोग हैं जिन पर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है। हाँ, गौतम गंभीर ने जो है रिएक्ट ज़रूर किया है, बट इस किताब के हवाले से जब शाहिद आफरीदी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जावेद भाई और वक़ार यूनुस के हवाले से मैंने वही बातें किताब में लिखी हैं जो मैं कप्तान की हैसियत से, खिलाड़ी की हैसियत से करता रहा हूँ। तो अब इतना ज़्यादा वावेला, इतना ज़्यादा शोर क्यों? और जहाँ तक लोगों की नाराज़गी की बात है, उन्होंने कहा कि मीडिया इसको बड़ा चढ़ा है, ऐसी तो कोई बात है नहीं। लोग कुछ बातों का वो रिवाइवल हो जाता है, परहैप्स यू नो सम चीज़ें जो होती हैं दे डाई देयर नेचुरल डेथ, और फिर किताब में बादशाह हो तो दोबारा से उठती हैं। ये बताइएगा कि शाहिद आफरीदी की किताब इस मौके पर आई जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए बरतानिया में है, टाइमिंग के बारे में क्या कहेंगे? कोई वजह नहीं हो सकती, उनकी अपनी मर्जी, वो कब किताब को लेकर आ रहे हैं और कब किताब को नहीं लेकर आ रहे हैं। इसको वर्ल्ड कप से जोड़ना आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई रेलेवेंस है, क्योंकि ये शाहिद आफरीदी का पर्सनल मैटर है, वो अपनी किताब को लेकर आए हैं। और जहाँ तक कि इस किताब के मंजर आम पर आने की बात है, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों पर, पाकिस्तान टीम पर वर्ल्ड कप से पहले असरात की बात है, तो ना ही शाहिद आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, ना ही चीफ सेलेक्टर हैं, ना ही उनके कहने पर किसी खिलाड़ी को टीम से बाहर किया जा सकता है। तो कोई रेलेवेंस नहीं है। शाहिद आफरीदी की अपनी किताब है और उनकी मर्ज़ी, वो कब भी इस किताब को लॉन्च करते हैं नहीं करते, और अब ये डिपेंड करता है ऊपर कि वो इसको कितना सीरियस लेते हैं। मेरा ख्याल है शाहिद आफरीदी की ऑटोबायोग्राफी को ही लेना चाहिए, खिलाड़ियों को इतना ज़्यादा संजीदा होना नहीं चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वैसे ऑब्वियसली आई गेस अब आ गई है, क्रिकेट का सीज़न है, ये एक रमज़ान भी है, एक क्रिकेट वर्ल्ड कप की है, इसलिए लॉन्च कर दी है किताब, इसको इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। मोइन भाई, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन द बुक एज वेल एंड इफ यू हैव गॉन थ्रू एनी पार्ट ऑफ इट? जहाँ तक बात है कि मेरा ख्याल है बुक हर लेजेंड को लिखनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट उसका अपने जज्बात का इज़हार करने का भी उनको पूरा हक है उसमें, यू नो। बट ये मद्देनज़र ज़रूर रखनी चाहिए बात कि हमारे जो लेजेंड्स हैं
इस गेम को प्रोटेक्ट करना भी हमारा काम है, उसके लेजेंड्स को प्रोटेक्ट करना भी हमारा काम है। ये हमारी एक फर्टर्निटी है और इस फर्टर्निटी की वजह से दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी पहचाना गया है क्रिकेट में, तो अपने लेजेंड्स का इस मामले में मैं समझता हूँ कि वो रिस्पेक्ट, वो जो मर्तबा है उनको पाकिस्तान की आवाम ने दिया है, उसको ज़रूर मद्देनज़र रख के कोई भी बुक छापे और उसको डैमेज नहीं करना चाहिए। जी, उसको डैमेज नहीं करना। आई डोंट नो, मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है कि कितना डैमेज किया। लास्टली आपसे जाते जाते वक्त का मैं हमने पूछना है, जो मुजव्वज़ा चेंज है डिपार्टमेंटल क्रिकेट से मुताल्लिक कि जी इसको ख़त्म कर रहे हैं, इस पे तो हमने काफ़ी एक एक्सटेंडेड सेगमेंट भी किया, बट सिंस यू आर हियर तो आपकी राय क्या है इस पे? मेरी कैटेगोरिकली, मैंने कल भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि मैं खुद प्रोडक्ट हूँ डिपार्टमेंटल क्रिकेट की। इनफैक्ट पाकिस्तान के जो टॉप प्लेयर्स आज तक खेलते आए सब प्रोडक्ट्स हैं डिपार्टमेंट्स की। तो आई एम शॉक टू हेयर कि ये तजवीज़ आई हुई है पीएम साहब की तरफ से, आपके चैनल के तवज्जो से। मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको रिव्यू किया जाए और रिवर्ट किया जाए। ये सोच नहीं होनी चाहिए, पिछले 50 साल से इन डिपार्टमेंट्स ने ही पाकिस्तान को इतनी टॉप क्लास के कहना चाहिए कि क्रिकेटर्स दिए हैं और ये नर्सरीज का किरदार अदा करते रहें और विदाउट स्पेंडिंग एनी पेनी फ्रॉम पीसीबी, ये डिपार्टमेंट ने खुद कैटर किया और एम्प्लॉयमेंट है। ये 4-5 हज़ार लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, किधर जाएंगे ये? अभी ये तो सिर्फ क्रिकेट की बात हो रही है ना, दूसरे स्पोर्ट्स का क्या होगा फिर? बिल्कुल। हर उस बच्चे को जो खुदा न खास्ता किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से पढ़ नहीं पाता, क्या उसका हक नहीं है इस पाकिस्तान में आम शहरी की तरह किसी मोतबर इदारे में नौकरी हासिल करे वो थ्रू हिज स्किल? तो आई थिंक इसको रिव्यू करना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह तो बहुत ज़्यादा टैलेंट दब जाएगा जिनका कोई चांस ही नहीं होगा ऊपर आने का। मोइन खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके इधर आने का। एंड फॉर ऑल पीपल हु आर वाचिंग, 9 to 18 में है और 7वां कॉर्पोरेट कप इन कराची। इफ यू आर लिविंग इन कराची, ओपन हाउस है, नो टिकट्स, यू कैन गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। मोइन खान अकादमी DHA में आप जा सकते हैं। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिल लेते हैं। क्या क्या चीज़ें भाई बन रही हैं और ख़ासतौर पे जो ऐप्स है ना, टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई। आपको एक नई ऐप से हमने मुतारिफ भी कराना है। अपने लिए कपड़े सिलवाना एक ऐसा काम है जो कि हर फर्द की ज़रूरत भी है, लेकिन इसके लिए बाकायदा वक्त निकालना, दर्जी मुंतखब करना, उसके पास जाना, नाप देना, मतलब बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। ये सिर्फ खवातीन या मर्दों तक महदूद नहीं है। अगर मर्द हजरात रेडीमेड ज़्यादातर पहनते हैं तो फिर भी उन्हें खवातीन को लेकर दर्जी के ज़रूर जाना पड़ता है, या फिर अगर खवातीन खुद भी दे आई हैं तो पिक करने जाना पड़ता है। तो दर्जी का चक्कर तो मस्ट ही है। मेरा भी अभी एक पेंडिंग है चक्कर। अच्छा, और उसके बाद ये नहीं है कि बड़ा सक्सेसफुल चक्कर भी रहे, 10 बार आपको आगे पीछे वापस भी होना अभी जब पड़ता है। परसों गया था तो उसने नहीं किया हुआ था काम, तो उसने कहा कि मुझे कुछ और कपड़े देने, तो मैं जरा फराख दिल इंसान हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, कर देना बाद में। यही तो सारी बात है। तो लिहाजा दर्जी के नखरों की बात भी अलहदा है। इन सब मसाइल से छुटकारे के लिए एक मोबाइल फ़ोन ऐप है जिसका नाम है सीदो। हाउ ईजी इज़ द नेम। तो सीदो के नाम से ये ऐप आ चुकी है और ऐप सीदो के ज़रिए आप जो है सीदो के ज़रिए बहुत आसानी से कपड़े सिलवा सकते हैं, घर पर डिलीवरी ले सकते हैं। मतलब आपको घर से निकलने की थोड़े दिन बाद ना इनकी रमज़ान आ गया है तो ऐप पे भी आना शुरू हो जाना है, बैनर लगा देना है कि हमारी बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है। दर्जी की दुकानों के बाद तो लगना शुरू हो गया। ऑफ कोर्स, लेकिन वी आर गोइंग टू आस्क हिम एज वेल, जिन्होंने ये ऐप बनाई है, जो इसके खालिक हैं। अरसलान शाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम लाहौर। अरसलान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अरसलान, आइडिया तो ज़बरदस्त किस्म का है और मैं ये भी नहीं पूछूंगी कि आपको आइडिया कहाँ से आया। यकीनन आप भी दर्जी के हाथों मारे गए होंगे, तो लिहाजा आपने सोचा सीधो बना लो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी टू द शो। एग्जैक्टली आप लोगों ने जो चीज़ हाईलाइट की है, दैट इज़ द गैप जो मार्केट में है। और हमारा मोटिव सिर्फ था कन्वीनियंस एंड टाइम सेविंग। एज अब्दुल्ला जस्ट पॉइंटेड आउट कि वेट करना पड़ता है, मल्टीपल चक्कर लगाने पड़ते हैं, हमने उस प्रोसेस को एलिमिनेट कर दिया। एक्सीलेंट। तो अरसलान, ये प्रोसेस को एलिमिनेट कर दिया, हाउ डज इट वर्क आउट? ये सर्विस अभी क्या सिर्फ लाहौर में है या मुल्क के दीगर शहरों में भी है? किस तरह से काम करता है? अगर हम ऑर्डर करते हैं ऐप पे तो उसके बाद प्रोसेस क्या शुरू होता है? ओके, फर्स्ट ऑफ द ऐप इज द नेम ऑफ द ऐप इज सीदो, उर्दू का वर्ड सीदो, SEEDO। ये एप्पल स्टोर पे और गूगल प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। इसको आप पहले डाउनलोड करते हैं, अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। अवेलेबल नेशन वाइड है। एज ऑफ नाउ अभी कराची में जो डिलीवरीज हैं वो हम फ्री कर रहे हैं। लाहौर में थोड़े से चार्जेस हैं जो हम लेते हैं, डिलीवरी चार्जेस। इंशाल्लाह लाहौर का भी ऑफिस जो स्टेशन है वो हमारा शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। और बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप ऐप पे जाइए, अपना डिज़ाइन चूज़ कीजिए, अपनी मेजरमेंट्स दीजिए, अपना एड्रेस दीजिए, हमारा बंदा आपके पास आएगा, आपसे आपका फैब्रिक उठाएगा, आपका डिज़ाइन हमारे पास है ऑलरेडी, वो लेकर जाएगा, बनवाएगा और विद इन 5 to 7 days
आपके पास घर पे वापस ले आए। अच्छा, ये अब हमारी इनग्रेन्ड चीज़ है पाकिस्तानी ख़वातीन में, तो एटलीस्ट कि हमें कपड़ा लेके दर्जी के पास जाना होता है, मास्टर साहब से पूरे घंटे की एक डिस्कशन होती है कि क्या डिज़ाइन होना चाहिए क्या नहीं। वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाउ वी वांट अ सर्टेन जोड़ा टू बी मेड। अब ये ऐप के थ्रू आपको लगता है कि लोग ख़वातीन ख़ास तौर पे वो कन्वर्ट हो जाएंगे कि उनकी डायरेक्ट बात भी हो रही है मास्टर से और उनको एग्जैक्टली पता है कि क्या डिज़ाइन देना था? बिल्कुल हमें हमारे पास वॉइस नोट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यू विल फील कनेक्टेड टू द टेलर। आप वॉइस नोट छोड़ सकती हैं। कस्टमर केयर 24/7 अवेलेबल है। यू कैन टॉक टू योर एजेंट वंस यू ऑर्डर समथिंग, तो एजेंट आपके साथ मुस्तकिल रहती है। इन आर केस वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कस्टमर केयर डिपार्टमेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने क्लाइंट्स हमारे बने हैं अभी तक तो कोई शिकायत नहीं है किसी को। अच्छा, मर्दाना और जनाना दोनों कपड़े सी सकते हैं आप लोग एज इन सीदो के थ्रू? और मुझे ये बताइएगा, जो आपके पास फैब्रिक लेने आता है कपड़ा, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन थी, एट टाइम्स मेरी मेजरमेंट्स ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो मैं चाहता हूं कि हर दफ़ा जो है ना, या फिर हर थोड़े अरसे बाद अगर ऑर्डर करूं तो वो मास्टर साहब आके मेजरमेंट्स ले लें। तो वो सहूलत भी है कि मास्टर साहब घर आ रहे हैं या अगर लेने आ रहा है कोई कपड़ा तो मास्टर साहब हों और वो मेजरमेंट्स लेके चले जाएं? अब्दुल्ला, इट्स वेरी इजी। आपके पास आपके हाथ में हमने मास्टर साहब दे दिए हैं। आपके पास मैनुअली आप एडजस्ट करते हैं अपने मेजरमेंट्स। You have the convenience of having your master on your forehand, on your palm top. So आप मैनुअली हर चीज़ एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपका वेस्ट ज़्यादा हो गया है, कम हो गया है, तो आप मैनुअल एडिट कर दें, हमारे पास अपडेट हो जाएगा और हमारा बैक एंड उसी लिहाज से आपका कपड़ा बना देगा। अच्छा, ये लड़कों के सलवार कमीज वगैरह भी सी रही हूँ, ये ईद के दिनों में ज़रा ज़रूरी सवाल है। ब्रिंग इट ऑन, बिल्कुल बिल्कुल। मेल्स, फीमेल्स, इनफैक्ट बहुत सारी मदर्स अपने बच्चों के मैटरनिटी क्लोथिंग ये सारे बन रहे हैं हमारे पास। वी हैव अ वेरी गुड ऑप्शन, गेट अ कोट। अगर आपको कोई डिज़ाइन अच्छा लगता है तो आप वो डिज़ाइन भी हमें भेज सकते हैं और हमारी टीम आपको पूरा लेज़ॉन करके आपके पास से कपड़ा उठा के वही डिज़ाइन आपको बना के घर भेज देते हैं। ज़बरदस्त अरसलान, इट्स अ ग्रेट ऐप। मैंने इसको कल डाउनलोड किया है और मैं आप लोगों को बताऊं कि उसमें डिज़ाइंस के भी पेजेस हैं, सो यू कैन पिक दैट एज वेल। अरसलान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड कांग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक। यकीनन ये आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, सारे दर्जियों का जो झंझट होता है उससे आप बच जाएंगे। अच्छा जी, मूविंग ऑन। एक और बात और जल्दी से आपको बताएं कि वज़ीर आज़म का एक के बाद एक बयान तारीख़ी हक़ाइक़ रोंदता चला जा रहा है और जाली खबरों को बिल्कुल भी पसंद ना करने वाले इमरान खान असली तारीख़ को तो बिल्कुल बख्श दें। ये हमारी एक उनसे रिक्वेस्ट भी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कायदे आज़म ने पता नहीं चलने दिया कि उनको कैंसर है, सिर्फ इसलिए ताकि दुश्मनों को पता ना चल जाए और पाकिस्तान बन सके। ज़रा सुनने एक बार। कायदे आज़म को तो कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने 40 साल स्ट्रगल की आज़ादी के लिए और फिर जब वो कैंसर से मर रहे थे उन्होंने किसी को ये पता नहीं चलने दिया कि उनको कैंसर है, इसलिए कि कहीं पाकिस्तान ये ना हो कि दुश्मनों को पता चले और पाकिस्तान ना बने। ये पहला मौका नहीं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तारीख़ी हक़ाइक़ से मुताल्लिक़ गलती की हो। बाय द वे जितने भी मौलूद रहे हैं क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, उन्होंने यही बताया कि उन्हें गुर्दे की तकलीफ़ थी, उन्हें कैंसर नहीं था। बहरहाल खान साहब की बात करें तो इससे पहले भी खान साहब तारीख़ के अनोखे असबाक़ सामने लाते रहे हैं। हज़रत मूसा का है लेकिन हज़रत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। When Turkey was fighting its war of independence, the support, the funds raised then in India to support the Turkish gallant fighting for its freedom, pride they felt that Turkey was able to fight for its independence in the 20s. On the border region of Germany and Japan, they had joint industries. So now there's no question of them ever having bad relationship because their economic interests are tied together. और आपको बताएं कि खान साहब की सिर्फ बातों ही से फूल नहीं झड़ते, बल्कि 15 अक्टूबर 2014 को उन्होंने एक ट्वीट में लॉर्ड मकाउले का जाली कॉल भी ट्वीट कर दिया था। और ट्विटर की बात आती है तो सहाफ़त के आलमी दिन पर की जाने वाली वज़ीर आज़म की ट्वीट को नहीं भूलना चाहिए, जिसमें उन्होंने सूरह बकरा की आयत का हवाला देते हुए लिखा था कि सच और झूठ को मिलाना नहीं चाहिए। खान साहब ने ये बात जो है वो झूठी खबरों के तनाज़ुर में लिखी थी। वज़ीर आज़म इस मामले में खुद भी एहतियात कर लें तो क्या ही बात है।
चलें, ऐसे सच झूठ के पैराहे में तो हम नहीं कहते, लेकिन चलें गलतियां जो हो रही हैं उनसे ज़रा इज्तनाब करना चाहिए। मुमताज़ मौरख डॉक्टर मुबारक अली हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक से ज़ायद मरतबा और एक से ज़ायद मकामात पर ये कह चुके हैं कि कायद आज़म की वफ़ात का सबब कैंसर था। आम तौर पर ऐसा नहीं समझा जाता था, हकीकत क्या है? अगर हमें कोई गलत फहमी है तो आप दूर कर सकते हैं। नहीं, देखें, हकीकत तो ये है कि उनको टीबी थी और जो उनके मालिक थे आखिर करने इलाही बख्श, जिन्होंने आखिर में उनका इलाज किया है, उन्होंने भी किताब लिखी है और उन्होंने टीबी ही बताया है और टीबी की वजह से ही उनको ज़ियारत के मुकाम पर ले गए थे कि वो सेहत अफ़ज़ा मुकाम है, तो शायद वहाँ जाके उनकी सेहत जो है संभल जाए। कैंसर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, फिर वालपट की जो बड़ी अच्छी किताब है कायद आज़म के ऊपर, जिसमें उनकी पूरी ज़िंदगी का अहाता किया गया है, उनका आखिर दिनों का भी जिक्र है, वहाँ भी कहीं कैंसर से उनकी वफ़ात का जिक्र नहीं है, टीबी का ही जिक्र है। और बल्कि एक बात बड़ी मशहूर है कि जब वो बॉम्बे में थे और उस वक्त उनका एक्सरे किया गया, तो कोई पार्टी है, कोई हिंदू डॉक्टर का जो भी है, तो उसने सबसे पहले एक्सरे देखकर ये बताया था कि इनको टीबी है, लेकिन उसने वो एक्सरे रख ली अपने पास और किसी पे जाहिर नहीं होने दिया। तो ये तो है कि वो टीबी से ही उनकी वफ़ात हुई थी। अब समझ में नहीं आता कि नई बात कहने की क्या जरूरत पेश आई। चलिए, ये तो बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअली उधर हुआ क्या था। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि इससे पहले वज़ीर आज़म कई बार ऐसी बातें कर चुके हैं जो कि तारीखी हक़ाइक़ के बरक्स नज़र आती हैं। एक लीडर के लिए ये कितना अहम है कि उसे तारीख पर मुकम्मल कमांड हासिल हो? हाँ, देखें, बिल्कुल ये आपकी बात सही है, क्योंकि जब आप तारीख पर बात करें तो जब तक कोई हवाला ना हो, कोई सबूत ना हो, उससे पहले आपको वो बात नहीं कहनी चाहिए। अच्छा, तारीख में बहुत सी कहानियाँ भी मशहूर हो जाती हैं, लोग फर्जी किस्से भी बना लेते हैं और एक सनसनी सी भी पैदा कर देते हैं, तो उससे ज़रा आपको बच के रहना चाहिए। और जब तक कोई पूरी आपको कोई सबूत के साथ कोई चीज़ नहीं पढ़ने किसी अच्छे मौत की, उस वक्त तक ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की अगर तारीख तो बयान की गई है खासतौर से हमारे लीडरों की जानिब से, तो वो गलत फहमियाँ फैलेंगी तारीख के बारे में, लोगों का कोई शऊर जो है वो नहीं आएगा और तारीख एक झूठ का परिंदा होकर ऐसा ऐसा लोगों को तारीख। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ डॉक्टर मुबारक अली, हिस्टोरियन मुबारक अली हमसे बात कर रहे थे। एक बात ऑब्वियसली, लीडर हैं हमारे, खान साहब भी और भी बड़े लोग हैं, ये हम कभी भी नहीं कहेंगे कि जी जानबूझ के कोई गलती कर दी, बिल्कुल नहीं, लेकिन रिसर्च और बैकग्राउंड इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि गलती की कोई गुंजाइश ही ना हो। वरना ऑब्वियसली पीपल आर वाचिंग, फिर वो पकड़ लेते हैं चीज़ें और इस तरह। खान साहब, यू मस्ट हैव अ टीम विद यू जो कि आपको ये सारी चीज़ों में हेल्प करे। अगर नहीं है तो आप प्लीज़ किसी को हायर करें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर हम बात करने लगे हैं, अमूमन हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो कुछ अनयूजुअल बिहेवियर अपना लेते हैं, या फिर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है या कोई बच्चा बहुत ज़्यादा खामोश है, तो हम बस इग्नोर कर देते हैं कि भाई उसकी तबीयत ऐसी है या उसकी नेचर ऐसी है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए अब एक्चुअली मेंटल हेल्थ मौजूद है जो इनके इश्यूज़ को एड्रेस कर सकती है। ये जो आप किताब देख रहे हैं, स्मार्ट पेरेंट्स बुक, ये तो प्री प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे की डिलीवरी और उसके बाद 5 साल तक की उम्र के लिए आपके पास एक गाइड है। ये मुख्तलिफ बुक स्टोर्स में मौजूद है, जिसको आप पढ़कर मुख्तलिफ स्टेजेस पे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिस्मानी के साथ साथ ज़हनी सेहत पे हम बात करना चाहते हैं। बिल्कुल जी, और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सरवत नसीम शाह ने, जो कि वैसे तो LLB उन्होंने किया हुआ है, काउंसलर हैं, थेरेपिस्ट हैं और ये किताब भी उन्होंने लिखी है। सरवत, थैंक यू सो मच। आपको कैसे एहसास हुआ इन अ वेरी क्विक वे कि आप ये बच्चों की मेंटल हेल्थ या फिर द वे दे ग्रो अप, कुछ स्टिग्मास, कुछ ऐसी चीज़ें अटैच हो जाती हैं जो कि आपकी ग्रोथ में फिर जाके लेटर ऑन इन लाइफ इफेक्ट करती हैं, कितना ज़रूरी है और आपको एहसास क्यों हुआ ये? अच्छा, देखिए, ये है कि मुझे जब मैंने ये बुक लिखी तब इस चीज़ का इतना एहसास नहीं था, लेकिन ड्यूरिंग राइटिंग दिस बुक आई रियलाइज कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब मैं अपने बच्चे को खुद, आई वाज रेजिंग माय 2 किड्स, तो सिर्फ उनकी बॉडीली नीड्स नहीं होती, बल्कि शुरू से बचपन से मैंने देखा मेरे बेटे को सेपरेशन एंग्जाइटी होती थी व्हेन हिज फादर ट्रैवल्ड, तो वो जब ट्रैवल करते थे उसको बुखार हो जाता था और उनसे फ़ोन पे बात करा दें तो वो ही फेल्ट बेटर।
तो इवन जो एक छोटा सा बच्चा है 5 मंथ्स 10 मंथ्स का, वो उसके भी इमोशंस होते हैं, उसकी भी फीलिंग्स होती हैं जिसको हम डिसरिगार्ड कर देते हैं। हम कहते हैं बच्चे को बताएं ही नहीं कि कोई जा रहा है, बल्कि what I did was I told my husband कि वो चाहे वो 8 महीने का है, चाहे वो बोल नहीं सकता, but you tell him that I'm going, मैं 3 दिन बाद आऊँगा, और फिर you know भले वो उनको नहीं समझ रहा उस बात को, बट आपको वो चीज़ कन्वे करनी है उसको, बिकॉज वो उसका स्ट्रेस ले रहा है। देखिए 3-4 महीने तो वैसे भी चलो इतनी मेमोरी भी नहीं होती बच्चे की, तो उसको आई मीन हम ये सोच सकते हैं उसको क्या इफेक्ट करनी है ये सेपरेशन एंजाइटी। व्हाट अबाउट 4-5 ईयर ओल्ड चाइल्ड जिसको सब कुछ पता होता है? जी, लेकिन यही गलती हम उस बच्चे के साथ भी करते हैं, क्योंकि ट्रॉमा उस वक्त भी स्ट्राइक करता है बच्चे को। तो 4-5 ईयर्स में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हर इस तरह छुप के निकल जाना, या इवन स्कूल्स में आप देखें जब पेरेंट्स नर्सरी में बच्चे को छोड़ने जाते हैं तो उनको कहा जाता है पीछे से चले जाएं, आप छुप के चले जाएं, यू नो वील हैंडल द किड। लेकिन ये बच्चे की एंग्जाइटी होना उस वक्त, अपने पेरेंट्स से सेपरेशन एंग्जाइटी होना, दिस इज़ नॉर्मल एंड दिस इज़ गुड। दिस इज़ पॉजिटिव इमोशन कि उसको अपने पेरेंट्स से अलग होते हुए एक सेपरेशन एंग्जाइटी हो रही है इन अ न्यू एनवायरनमेंट, उसको वहाँ डर लग रहा है, तो दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ अ नॉर्मल पेन एंग्जाइटी। मतलब है कि वो बच्चा उस टेंशन में ज्यादा हल्कान हो जाएगा कि एकदम से गायब कहाँ हो गए माँ बाप, बता के जाएंगे तो इट्स बेटर, एंड इट कैन बिकम अ ट्रॉमा एज वेल। डिपेंडिंग ऑन लेटर ऑन इन लाइफ उसके अटैचमेंट इश्यूज हो सकते हैं, उसको लगेगा कि सारे छोड़ के ही जा रहे हैं। तो ये अगर थेरेपी की हम बात करें, मतलब एक कम्युनिकेशन फ्रॉम द पेरेंट्स बड़ी अच्छी बात है, और शायद आपकी हैंडबुक में भी ये है कि कम्युनिकेशन आप बच्चों के साथ रहें, लेकिन कितना लेवल ऑफ डिस्ट्रेस होगा चाइल्ड में कि उसको एक्चुअल एक थेरेपिस्ट के पास ले जाया जाए, और ये आइडेंटिफाई पेरेंट्स कर सकते हैं कैसे पता लगे कि अपने बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है? जी अच्छा, देखिए आमतौर पे यही होता है कि क्योंकि लोग आमतौर पे अपने फ्रेंड्स फैमिली इन लोगों से पूछते हैं, तो यही कहा जाता है कि इग्नोर कर दें या बच्चे से बात कर लेते हैं। अच्छा, एक रेजोल्यूशन ये भी हो सकता है कि कोई स्ट्रेस हुआ और उनको घर में ही सही उसका रेजोल्यूशन मिल गया, और कोई अच्छी बात बता दी गई, कोई रिसोर्स मिल गया, दे कैन हैंग ऑन टू इट, और उससे वो उनका रेजोल्यूशन हो जाए। लेकिन अगर डिसफंक्शन आने लगे लाइफ में कि बच्चा सो नहीं पा रहा, या बहुत ज़्यादा रो रहा है, या एग्ज़ाम से डर रहा है, या कोई भी इस तरह का फैक्टर जिससे डिसफंक्शन आ रहा है लाइफ में, स्कूल नहीं जाना चाह रहा, या लोगों से नहीं मिलना चाह रहा, सोए चले जा रहे हैं, कोई भी ऐसी एब्नॉर्मैलिटी या जिसकी वजह से लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो उस वक्त आपको चाहिए कि एक सपोर्ट ले लें, हेल्प ले लें ऑफ अ प्रोफेशनल, और एक दफ़ा एक असेसमेंट एटलीस्ट करवा लें। अच्छा, आप खुद हुमा, मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ, आप खुद बच्चों के इश्यूज कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या क्या बातें करनी चाहिए आपको बच्चों के मेंटल इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए उनसे? अच्छा, सबसे पहले देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्ग्रुएंस का। हमारा आमतौर पे ये होता है कि हम सोच कुछ रहे होते हैं, दिल में कुछ होता है, और हम बोलते कुछ और हैं। तो अगर कॉन्ग्रुएंस हम शुरू से बच्चों के साथ रखें, अगर कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब? कॉन्ग्रुएंस जो आपके इमोशंस हैं वही आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब हमें क्या होता है, देखिए गुस्सा सबसे पहले पेरेंट्स का होता है, आपको गुस्सा आ रहा होता है, आप बच्चे को शेम कर देते हैं, आपको पावर इश्यूज हो रहे हैं, बच्चा आपकी पावर को चैलेंज कर रहा है, आप बच्चे को ऐसी बातें बोल देते हैं जो उसकी ईगो को डैमेज करती हैं। तो हम कॉन्ग्रुएंट नहीं होते आम तौर पे, ये यानी इवन समझे बीइंग अ थेरेपिस्ट मेरे साथ भी ये फेजेस आते हैं। अभी रिसेंटली माई 9-10 ईयर्स ओल्ड, उसकी personality ऐसी, he is very spirited, he wants control, and you know I'm also the boss of the house and the mom, तो मेरे उसका एक पावर स्ट्रगल हो रहा था, और 2-3 दफ़ा ये इशू हुआ, it took me time to realize what is going on between us. वेरी क्विकली सरवत, मदर्स एंड पेरेंट्स इन पाकिस्तान अब वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कभी आउटसाइड हेल्प भी चाहिए होती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को बुखार हो तो डॉक्टर पे लेके जाओ, अब कुछ जहनी इश्यूज भी हो सकते हैं जिसको एक थेरेपिस्ट क्वालिफाइड पर्सन के पास ले जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स इसको रियलाइज़ कर रहे हैं और वो हेल्प लेना चाहते हैं। तो इवन छोटी छोटी बातों पर कि अगर बच्चा क्लिंगी है, 8-10 ईयर्स 12 ईयर्स का हो गया है, और अब वो क्लिंगीनेस इज़ गेटिंग वो नॉर्मल नहीं लग रही उनको, कि एक छोटा बच्चा जो डरे बाहर और एक बड़ा बच्चा जो बाहर नहीं जाना चाह रहा, या सोशली एंग्जाइटी हो रही है उसको, तो वो पेरेंट्स आर विलिंग टू गो एंड सीक हेल्प और सपोर्ट लेना चाह रहे हैं। और खुद ही मैंने इसीलिए वो किया कि अगर कोई सपोर्ट ना ले, घर पे इश्यूज़ होते हैं, अगर वाइफ जाना चाह रही है, हस्बैंड नहीं जाना चाह रहे, बच्चा रेडी नहीं है, या फैमिली में स्टिग्मा है, तो दे कैन ऑल्सो गो थ्रू दीज थिंग्स। जैसे मैंने फर्स्ट अभी असर्टिवनेस पे शुरू किया है, एंड इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ पोस्ट जिसको पढ़ के और अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि हमें कितनी ज़रूरत है। अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं, फैमिली में और लोगों को भी देख सकते हैं, और इवन अगर आप पोस्ट शेयर कर देते हैं तो बंदे को अवेयरनेस के लेवल तक तो एटलीस्ट पता चल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, या मैं थोड़ी सी सेल्फ हेल्प किस तरह कर सकता हूँ, वेयर टू गो, किससे सपोर्ट ले सकता हूँ।
एब्सोल्युटली सरवत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इधर आई हैं। और अब एवरीबडी नीड्स हेल्प। पेरेंटिंग में हर किसी को अच्छी मदद, अगर अच्छी एडवाइस मिल रही हो तो इस पर कोई बुराई नहीं है। एंड ऑफ कोर्स टाइम्स हैव चेंज। अगर अभी तक हम अपनी माओ की, दादियों, नानियों के टोटकों पे चलेंगे जो कि अच्छी, बहुत अच्छे भी होते हैं, बट यू नीड टू मूव ऑन विद द टाइम्स एज वेल। मूविंग ऑन, आब्दी साहब इज विद अस, ही हैज जॉइंड अस। आब्दी साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत से सवाल आपके लिए आते रहते हैं। आज आब्दी साहब आपके लिए जो सवाल है वो हम आपको बताएं। तालीमी इदारों में मंशियात फरोशों के ऑब्वियसली बड़े ग्रुप्स जो हैं वो सरगर्म है, पकड़े भी जा रहे हैं। नौजवानों में मंशियात यानी ड्रग्स का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और वजूहात क्या हैं इसकी, और ये भी बताएं कि कैसे नौजवानों को इससे बचाया जा सकता है। तो क्या ये चीज़ है जो कि कंपेल कर रही है बच्चों को ड्रग्स की तरफ जाने में? हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने स्कूलों के अंदर ना सिर्फ सिक्योरिटी मॉनिटरिंग को बढ़ाएं, बल्कि हम ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ का इजाफ़ा करें, ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का इजाफ़ा करें जिससे जो बच्चों का माइंड है वो उस तरफ ना जाए। और फिर साथ साथ ये भी देखें कि इस किस्म के जो ग्रोह वहाँ पर मौजूद हैं, जो उसकी इजी एक्सेसिबिलिटी है इस किस्म की ड्रग्स की, उसको ख़त्म किया जाए, उसको इरेडिकेट किया जाए। तो ये सब ने मिल के ये काम करना है, लेकिन यकीनन ये एक बड़ा सीरियस मसला है। और आपको पता होगा नेचुरली कि इसके अंदर अभी हाल ही में लाहौर में एक इंस्टीट्यूशन में एक बच्चे की डेथ भी ओवरडोज की वजह से हो गई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस मसले के ऊपर बहुत ही सीरियस इक़दाम लेने की ज़रूरत है। ऑलराइट आब्दी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हमेशा एडवाइस जो होती है टू हुम इट मे कंसर्न उनको पहुंच जाती है। और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अभी जो है टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और अब हमारी मुलाकात आपसे कल सुबह नहीं होगी, यानी कि 9 बजे नहीं होगी। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह सहरी के टाइम पे। एब्सोल्युटली 2 से 4 यानी 2 AM to 4 PM मंडे टू फ्राइडे एज ऑलवेज हम आपके साथ होते हैं। सो इंशाल्लाह 2 AM to 4 AM। मैंने PM कहा? हाँ, मतलब अभी आपको पता है ना रमजान की टाइमिंग भी एडजस्ट होने में मसला, लेकिन सहरी के वक्त बेसिकली हम हमेशा सहरी को भी रात ही कहते हैं, तो आज रात को हम दोबारा मिल रहे हैं 2 बजे। तो लिहाजा विल बी हियर एंड इंशाल्लाह विल सी यू एज वेल। हम सारों ने एक दूसरे का साथ देना है इंशाल्लाह, और बड़ा अच्छा गुजरेगा हमारा वक्त और हमारी सहरी। इन एडवांस रमजान मुबारक एंड विल सी यू टुनाइट।